दूसरे नंबर पे मैं ये अर्ज करूंगा प्लीडिंग के लिए एक तो कोडिफाइड लॉ है ना हमारे पास, सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक डिफेक्ट। अब इसको सुपीरियर कोर्ट इसकी इंटरप्रिटेशन करती है और वो इंटरप्रिटेशन वक्तन फक्तन एक व्यू तो बहुत लंबे अरसे से आ रहा होता है, वो व्यू बदल जाता है, वगैरह नो। वो चीजें जो है ना वो भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए जब हम प्लीड करते हैं। मसलन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये था कि एक एग्रीमेंट आ गया तो एग्रीमेंट में एक डेट मुकर्रर है कि इस डेट तक जो बैलेंस पेमेंट है बयाना हो गया, इस पेमेंट फलां तारीख तक दी जाएगी और उसके बाद जो है ना वो रजिस्ट्री करा देगा। पहला व्यू ये था कि अगर कि वो डेट मुकर्रर है, उस तारीख तक पेमेंट नहीं हुई, तो जो परचेजर उसका राइट है कि वो परफॉर्म करवाने के लिए विद इन 3 ईयर्स आ जाए इन होल प्रॉपर्टी के सिलसिले में। जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो प्रोवाइड करता है कि अगर डेट मुकर्रर है तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेट मुकर्रर है उससे 3 साल के अंदर अंदर दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सकता है। अगर वो मुकर्रर नहीं है तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल, जिस दिन वो रिफ्यूज करेगी दूसरी पार्टी उस दिन से 3 साल। उससे पहले व्यू ये था कि अगर डेट मुकर्रर है फलां तारीख तक मुकम्मल पेमेंट होगी और प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करेगा, तो वो कहते थे पहला व्यू ये था कि वो डेट जो मुकर्रर है उससे 3 साल आगे चलेंगे। अब नया व्यू आ गया, कोर्ट्स ने ये कह दिया कि अब उन्होंने कहा जी वो जमाना वो था जब प्रॉपर्टी की कीमत साल हर साल एक जैसी जाती थी। अगर 100 रुपया मर रहा है तो वो 10 साल तक 100 रुपये मर रहा जाता था, 20 साल तक 100 मर रहा जाता। अब उन्होंने कहा जी अब पोजीशन ये हो गई है कि शाम को प्रॉपर्टी की कीमत और है सुबह को, लिहाजा अगर डेट मुकर्रर है तो दैट इज द टारगेट डेट, और अगर उस तारीख तक वो कंप्लाई विद नहीं हुई, उसने कंप्लाइंस नहीं की थी, पेमेंट नहीं की, तो नो ही इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम क्लेमिंग परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्ट। ये चीजें हैं जैसे 2010 में पहले एक व्यू आता था कि एग्रीमेंट हुआ, उसमें जो मुश्तरी होता है, खरीदार होता है, परचेजर होता है, अगर उसके साइन ना भी हो तो कोई वो उसको अहमियत नहीं देते। हुआ है एग्रीमेंट में उनके साइन है, या जो वेंडर है बेचने वाला है उसके साइन है, वो कहते ठीक है। अगर जबानी एग्रीमेंट में वो देखते 2010 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनके साथ बैठे कुछ जजेस, उन्होंने एक 2010 SCMR 334 पेज है उस पर उन्होंने होल्ड कर दिया, एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट पे परचेजर जो है ना उसके साइन नहीं, वेंडर के हैं, गवाह के हैं, तो उन्होंने होल्ड किया दिस इज यूनिलैटरल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑलवेज बाइलैटरल होता है, यानी दो तरफा होता है ना, एक लेने वाला एक देने वाला, 2 पार्टी होती है, उनके दरमियान होता है। और ये तो एग्रीमेंट साइन सिर्फ वेंडर के हैं, वेंडी के तो है नहीं, यानी खरीदार के साइन नहीं है, जो बेच रहा है उसके साइन है। तो इट मीन्स कि ये यूनिलैटरल है, एक तरफा एग्रीमेंट है, और उस आदमी ने साइन इसलिए नहीं किया कि वो अपने आप को इस लायबिलिटी से बचाना चाहता है कि कल को डाला जाए तो मैं तो मैंने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं, लिहाजा दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये चलता है। उसके बाद ये सब्यू चलता रहा जनाब, ये तो ऐसे बहुत ज्यादा केस, ये तो यूनिलैटरल एग्रीमेंट है नॉट इन्फोर्सेबल, ये तो यूनिलैटरल एग्रीमेंट, उस पर केस भी चालू होता है। 2017 में फिर सुप्रीम कोर्ट में ये पोजीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया नो नहीं यूनिलैटरल एग्रीमेंट, तो फिर क्या हुआ? अगर जमानवी एग्रीमेंट होते हैं ना, 1971 की एक जजमेंट थी, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी का कंडक्ट देखा जाए, अगर परचेजर के साइन नहीं है तो इट डजंट मैटर। उन्होंने भी बदल दिया। अब मेरे गुजारिश करने का मतलब यह कि जब ये बात आए हमारे पास प्रॉपोजिशन आए, तो ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए
कि क्या डेट एग्रीमेंट में थी और वो टारगेट डेट हो गई, उसके बाद हमने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। आप इनहेरिटेंस में पुराना पाकिस्तान 15 मार्च 1948 से पहले इनहेरिटेंस हमारी जो थी वो चलती थी कस्टम के तहत। कस्टम के तहत अगर एक फैमिली हेड फौत हो जाता है तो उसकी बेवा अगर जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी एज लिमिटेड ओनर ले जाती थी। वो लिमिटेड ओनर उस वक्त तक ओनर रहती थी जब तक या तो उसकी मौत वाक़या हो जाए या वो दूसरी शादी कर ले। अगर उसने सेकंड मैरिज कर ली इस बेवा ने तो उसका लिमिटेड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी वापस लिया लास्ट मेल ओनर को चली जाएगी और फिर उसके मुताबिक तकसीम हो जाएगी। शादीशुदा बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था, अगर कोई गैर शादीशुदा है तो उसकी शादी होगी तो फिर उसका वो लिमिटेड इंटरेस्ट खत्म होता था। 1948 15 मार्च 1948 को हमारा शरीयत एक्ट आ गया और शरीयत एक्ट में ये होल्ड कर दिया गया कि आज के बाद जितनी भी इनहेरिटेंस होगी वो गवर्न होगी अंडर शरिया, इस्लामिक लॉ के तहत। अब इस्लामी लॉ के तहत जब आने शुरू हो गई, कुछ पिछले कुछ आगे वो जो है ना वो इंतकालात चैलेंज होने शुरू हो। जनाब वो पाकिस्तान बनने से पहले हमारी एक इनहेरिटेंस हुई थी, उसमें बेटी को हिस्सा नहीं मिला जाता। 1983 में आके फिर एक लेजिस्लेशन हो, उसमें जो हमारा शरीयत एक्ट 1962 है उसमें एक सेक्शन 2A जो है ना उसको ऐड कर दिया गया और उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है कि आइंदा सब कुछ जो होगा ना वो शरीयत के मुताबिक होगा। उसमें वजह ये थी, जो मेरा अपना व्यू है, आई मे बी रॉन्ग, शायद आप मुझसे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एट दैट टाइम 1983 तक जो हमारी लेजिस्लेटिव एजेंट थी ना बॉडीज असम्बलियां, वहां जो लेजिस्लेटर थे ना वो ज्यादातर जागीरदार और जागीरदार तबका अपनी बेटियों को इनहेरिटेंस नहीं देता था। वो एक अजीब अजीब उन्होंने तरीके बनाए थे, बेटी को कुरान पाक से शादी कर दिया, जैसे वो सारी जिंदगी कुरान पाक ही पढ़ती रही, ना उसकी शादी करनी है ना उसको शादी होता था ऐसे। उन्होंने सोचा यार ये क्या किया, अब तो पिछली जो ट्रांजेक्शन है वो पिछली इनहेरिटेंस है वो ओपन होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने 1993 में ये सेक्शन 2A 1962 के एक्ट में शामिल कर दी और उसका इफेक्ट जो है ना वो 92 से शुरू कर दिया, 1962 से 83 में पास हुई। और उन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन 15 मार्च 1948 से पहले जो इनहेरिटेंस हो चुकी है ना, या वो जो डिग्री है वो डिग्री के तहत कोई मामला तय हो चुके हैं तो वो एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो दैट इज पास्ट इन क्लोज ट्रांजैक्शन। और वो जो 15 था मार्च 1948 से पहले ट्रांजैक्शन हो चुकी है ना इनहेरिटेंस की, वो समझा जाएगा वो शरीयत के मुताबिक। अभी वो शरीयत तो नहीं पढ़ती, लेकिन उन्होंने कह दिया दैट इज प्रिज्यूम, वो तो सब पढ़ दिया जाएगा, समझ लिया जाएगा वो शरीयत। अब फिर उसमें कुछ झगड़े आते थे, तो फिर ये 2012 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने उनका फैसला है, उनके सामने 2 प्रोपोजिशन, डीजी खान का एक प्रोपोजिशन थी, कोई आदमी फौत हुआ, उसकी एक बेटी भी थी बेटा भी था, इनहेरिटेंस गलबन वो ओपन हुई 1944 2 गांव में उसकी प्रॉपर्टी थी। जब फौत हुआ तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है ना अंडर कस्टम वो भाई को चली गई, बहन मालूम हो गई। अच्छा वो ऐसे कि एक गांव में जो कुछ नंबर जो थे ना उनका इनहेरिटेंस की वो है कि किसी वजह से रहते 1959 में आके तो वो बहन ने मूव किया कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी मेरे वालिद की रह गई है तो इसका इंतकाल किया। उन्होंने कहा दिया तो शरीयत के मुताबिक होगा, उन्होंने बहन को भी साथ में दे दिया और भाई को भी दे दिया। भाई ने 40 गाड़ियों से गाड़ी है तो इनहेरिटेंस ओपन हुई थी 1944 में, शरीयत एक्ट से काफी पहले, और बाकी सारी तो मुझे मिल चुकी है। और अब मेरी बहन आगे ये क्लेम कर रही है, लिहाजा ये तो उस वक्त ओपन हुई थी, ये जो बहन को हिस्सा ये भी मुझे। तो बहन ने जारी कर दिया कि जनाब वो हिस्सा गैर शरई तौर पर गया था, जो भाई को गया है ना पहले कस्टम के तहत, उसमें से मेरा शेयर मुझे दिया जाए।
अब ये बड़ी दिलचस्प है, तो 56 पेज पे वो जजमेंट है, बड़ी जबरदस्त जजमेंट है। और साथ दूसरा पॉइंट ये उठा, एक तो ये हो गया, अब दूसरा पॉइंट ये उठा के अगर 15 मार्च 1948 के बाद कोई इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस कानून का जो ओपन हुई है, उसका क्या करना? उन्होंने उसमें बड़ा पॉइंट गौर फिक्र के बाद मेजॉरिटी जजमेंट आ गई। मेजॉरिटी जजमेंट इस पॉइंट पे आ गई, 3 जज एक तरफ चले गए, 2 जज एक तरफ चले गए। जो जज हालजी ने लिखा उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नोट लिखा, लेकिन जो 3 थे चूंकि मेजॉरिटी जजमेंट आ गई, उन्होंने कहा जी नहीं, ये अब कानून बन चुका है, लेजिस्लेचर ने कह दिया है, अब जो ट्रांजैक्शन, जो इनहेरिटेंस की ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं 15 मार्च 1947 से कबल, वो जो है वो सारी की सारी जो है ना वो समझा जाएगा कि वो शरीक करता है। उन्होंने उसको सीख दिया। सेक्शन 2 एक को उन्होंने प्रोटेक्शन दी। लेकिन दूसरी बात जो आ गई ना, उन्होंने कहा कि ये जो 15 मार्च 1948 के बाद जो भी विरासत का इंतकाल होगा, वो विरासत खा 1930 में ओपन हुई है, वो विरासत 1940 में ओपन हो जाए, कभी भी ओपन हो जाए, लेकिन जब 15 मार्च 1948 के बाद जो भी ट्रांजैक्शन आएगी इनहेरिटेंस की, वो शरीयत के मुताबिक होगी। उसमें 5 के 5 जज जो थे ना, वो उस पर मुतफिक थे। ये अच्छी उनकी वो कहते हैं ना जी, मुतफिका तौर पर, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास कोई आ जाता है, ये इतनी लंबी मैंने बात की इसलिए की कि ये जो जजमेंट कोर्स है, ये वाली कौन सी जो 2012 है, 2012 वाली आप देख लें। अच्छा, इसलिए इस वक्त मेरे पास नहीं है, कोई मसला सर, बाद हाँ मैं बात इजी सर से कंटिन्यू करें। अच्छा जी सर। अच्छा, ये चीजें जो है, ये लेटेस्ट व्यू जो होता है, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी होती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। और जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना, कोडिफाइड लॉ में अगर कुछ चीज आ भी गई और उसको सुप्रीम कोर्ट का व्यू जो है ना वो डिफर कर दिया, तो प्रिवेल करेगा सुप्रीम कोर्ट का व्यू। ये बातें जो है ना, ये भी हमारे जेहन में जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो ये बातें भी हमारे जेहन में होनी चाहिए कि इस पीरियड कोर्ट्स का व्यू क्या है। अगर हम इनको इग्नोर कर जाएंगे और हमारे इल्म में ये नहीं होगा, तो जो वो प्लीडिंग भी जो है वो भी डिफेक्ट है। तो अगर इस पर कोई सवाल करना चाहते हैं, इसमें एक चीज सर मैं ऐड करना चाहिए, इधर पास आ ये जो हमारे सर हमें मेंबर्स बैठे हैं, इनके लिए 2010 SCMR 334 पेज किसने नोट किया है? असल में लेक्चर से बेनिफिट लेना जो है किसी बंदे ने रखा है जो आपने मैंने किया है साहब, आपने तो किया है। देखिए उनका भी टाइम बहुत कीमती है, हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं तमाम मेंबर्स के लिए और मेरे लिए भी है। इन्होंने जिक्र किया हाउ टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ लेक्चर। ये एग्जाम ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, और जो लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग लेक्चर सिर्फ एक क्वेश्चन रेज किया गया कि ये 2012 की कौन सी जजमेंट है। ये चीमा साहब आप इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी जो चीज़ें सर ने की एट वेलोरम ड्यूटी की पॉइंट जो है वो बीइंग, जब आप लेक्चर में हैं तो आपकी पार्टिसिपेशन तभी पता चलती है कि आप नोट्स क्या ले रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा देंगे। क्योंकि एट लेटेस्ट स्टेज, एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द फैग एंड आप पूछ सकते हैं कि भाई हमने क्या क्या पूछना है। परफॉर्मर डिफेंडेंट का सर ने जिक्र किया, उसके बाद एट वेलोरम ड्यूटी का जिक्र किया, फॉर्म ऑफ सूट का जिक्र किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टू इंटरव्यू योर पार्टी। क्यों सर? ये इसी हायरार्की में जब आप चलेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा कि आप की पॉइंट्स नोट करते जाएंगे और जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। आर्टिकल सेक्शन 27 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सर ने जिक्र किया कि भाई आपने क्या डिफेंस लेना है, क्या ग्राउंड ऑफ अटैक होगा। ये चीज़ें जब आप नोट कर लेंगे और जब आप घर जाके उसको पढ़ेंगे, उस सेक्शन को पढ़ेंगे, उस लेक्चर का आप देखेंगे कि आपको 10 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये 2010 SCMR है जी सर।
334 पेज है इसका, जिसमें वो बिलैटरल एग्रीमेंट की बात आई थी जी। हाँ जी, 2010 SCMR 334 और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि नो देखा जाएगा पार्टी का कंडक्ट किया है, तो वो है 2017 SCMR है 988 2017 से 2017 SCMR पेज है उसका 98। सर मेरा क्वेश्चन है जनाब से। एक मैं एक और चीज आपको बता जी सर। थोड़ी सी हमारा जी फरमाइए आप पहले। जी सर, मैं यहाँ पे सर नहीं समझ पाया कि आपने फरमाया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावा पे जो लेटेस्ट व्यू है वो कि मैंने एक आपसे प्लॉट लिया, पेमेंट कर दी और तय पाया जी 3 माह के अंदर बकिया पेमेंट करके आप रजिस्ट्री करने के पाबंद हो। मेरा मतलब लॉयर और स्टूडेंट ये व्यू कि वो 3 साल का मेरे पास है कि मैं 3 साल में आप पे दावा कर सकता हूँ। लेकिन सर अब आप थोड़ा बता रहे थे कि अब आया कि उस डेट के बाद दावे का राइट खत्म नहीं, वो दावे का राइट खत्म नहीं होता जी। लास्ट लिमिटेशन में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन सुपीरियर कोर्ट ने जो होल्ड किया पहले ये था कि अगर डेट मुकर्रर है, बस 3 महीने आप कह रहे हैं कि डेट मुकर्रर कर देंगे फलां तारीख को, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए उनका व्यू था कि वो डेट मुकर्रर है, अगर उस डेट तक पेमेंट नहीं भी ना हुई तो वो 3 साल वहां से चलेगा। जी थैंक यू। ठीक, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो उस वक्त की जो लेटेस्ट व्यू आया ना जी, उन्होंने कहा कि ये अब प्रॉपर्टी की कीमत जो है ना वो दिन रात को बदल दिया, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, 4 दिन बाद हो रहा है। ये उस जमाने में ये व्यू था कि जब प्रॉपर्टी की कीमत साल हर साल एक ही चलती थी, लिहाजा अगर उस तारीख तक उसने पेमेंट नहीं करवा की और जब मालिक को ये नहीं कहा कि मैं पेमेंट लेकर रजिस्ट्रार के पास आ जाऊंगा तो आप पैसे वसूल करके मुझे रजिस्ट्री करके ले, तो देन वो उसका राइट जो है ना वो नहीं है। अब इसी भी सर आया था कि रिमेनिंग अमाउंट जमा करवाने वाला लॉ वो भी आया था जी। उसमें वो ये था कि अगर कोई आदमी आ जाता परफॉर्म वो दूसरा कि जनाब मैं पेमेंट देना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले आया, ये पहले नहीं था, लॉ में भी नहीं, कोडिफाइड लॉ में ये नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जब पहली तारीख पे आएगा तो आपकी अदालत में दरखास्त दे कि जनाब ये बैलेंस अमाउंट जो है ना आई वांट टू डिपॉजिट इन द कोर्ट, ये उसकी बोनाफाइड, तो वो आके अदालत में जमा करवाए, तो फिर अगर वो अदालत के हुक्म के मुताबिक जमा नहीं करवाता तो फिर उसका दावा जो है वो भी खाते। उसी एक और मैं जज्बा आपकी जनाब को फर्ज करना चाहता हूँ, ये एक बड़ा बहुत जबरदस्त व्यू चल रहा था कि मसले कि आ गई म्यूटेशन आ गई, इनहेरिटेंस की आ गई या शेयर की आ गई, उससे एक आदमी मुतासर होता है, डायरेक्ट मुतासर है, एग्री है। अब उस जजमेंट उस इनहेरिटेंस को चैलेंज नहीं करता, उस म्यूटेशन उस ट्रांजैक्शन को चैलेंज नहीं करता, फोर्थ हो जाता है, टिल डेथ नहीं करता, उसका बच्चा आ जाता है, बेटा आ जाता है या उसकी बेटी आ जाती है, तो वो आगे कहते हैं कि जनाब ये तो प्रॉपर्टी जल्दी प्रॉपर्टी आ रही है, ये तो मैंने बिस्मिल्लाह वो म्यूटेशन जो थी ना वो गलत हुई, उसमें मेरे बाप को मालूम कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो आदमी डायरेक्ट अफेक्ट होता था उसने तो उसको चैलेंज नहीं किया, लिहाजा वो अपने लीगल एयर्स को मालूम कर दिया। अब उसके लीगल एयर्स जो है ना वो नहीं आ सकते, वो उनको मालूम कर 2020 में एक जजमेंट आ गई, ये जजमेंट में जो है ना जिसमें 2013 SCMR लिख लें, 2013 SCMR 299 और इसके बाद 2016 2017 बहुत जजमेंट आई इसमें। पेज क्या है 2013 से हमारा वाला 299 जा। अच्छा फिर ये आके 2020 में पेशावर की एक जजमेंट, पेशावर से वो मामला चला, एक बीबी उसका भाई था, वो सारी प्रॉपर्टी पाई ले गया, अंडर कस्टडी ले गया जैसे भी, क्योंकि मार्शरियत तक 1935 में आ गया था साथ, हमारा तो 48 में आया ना, साथ में 1935 में आ गया था पाकिस्तान बढ़ने से पहले। तो वो उस बहन ने क्लेम नहीं किया, उसके बाद उसकी बेटी आ गई, बेटी ने क्लेम नहीं किया, अब उस बेटी का बेटा आ गया, यानी तीसरी नस्ल में आ गया, उसने आगे क्लेम कर दिया कि जनाब वो जो प्रॉपर्टी थी ना मेरे नाने की, उसमें से शेयर नहीं मिला, मेरी वालदा को मिलना था, मेरी नानी को मिलना था, मेरी वालदा को मिलना था, मुझे नहीं मिलना।
उसमें ये आया कि वो तो आपकी नानी ने नहीं मांगा, आपकी माँ ने नहीं मांगा, आप तो बेटा आप तो क्लेम नहीं कर सकते। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 2020 SCMR 346 पेज है, 2020 SCMR 3346। ये लेटेस्ट व्यू आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये बात गलत है, इनहेरिटेंस का राइट नहीं बनता। इनहेरिटेंस अगर उसने जो प्रेडेसेसर है उसने क्लेम नहीं की तो ये लीगल एज को ट्रांसफर हो जाता है राइट। और वो जो तोता आया नानी जब ने क्लेम की तो उसकी वालदा ने क्लेम नहीं की और दो उन्होंने कहा जी इसको शेयर जाएगा, जो इसकी वालदा का शेयर है वो इसको जाएगा। ये व्यू आ गया 2020 SCMR 346। थैंक यू सर। I think they have no question. अच्छा जी, Thank you. एनी मिसगिविंग और क्वेश्चन? सर लिमिटेशंस पे जो है ना वो एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ लिमिटेशन एंड which would be the most effective parameters on which your plaint can be decreed in your favor or in against you? जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, एक तो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन जो लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास, जी उसने जो हमने सूट करने हैं, जो एप्लीकेशन देनी है उनके लिए उन्होंने टाइम मुकर्रर कर दिया। मतलब स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए मैं 3 साल, जी उसका उन्होंने 2 हिस्से कर दिए कि एक तो आएगा कि अगर डेट फिक्स है तो फ्रॉम दी डेट, अदरवाइज फ्रॉम द डेट ऑफ फिक्स। उसकी जो आगे इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बता। ठीक है। हमने 37 का दावा लेके जाना है रिकवरी के लिए, उसको निकाल दिया 3 साल। हमने जाना है मलिशियस प्रोसिक्यूशन की बुनियाद पर हम डैमेजेस का दावा करते हैं तो 1 साल। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन में ये मुकर्रर होने होता है, ठीक जी। अब आ जाता है कुछ ऐसे, ये तो मामला आ गया था। अब ऐसा है कि अगर कहीं हम फ्रॉड क्लेम करते हैं जी कि मुझसे फ्रॉड हो गया जी, वो प्रॉपर्टी जो थी वहां को जो सुपीरियर कोर्ट ने व्यू दिया, वो कहते हैं कि लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट फ्रॉम State of knowledge. जब उसके दिन में पहले आया, पहले दिन, तो जब वो अपनी प्लेन को ड्राफ्ट करेगा इसको फिर प्लीडिंग में आएगा कि मुझे फर्स्ट टाइम फलां तारीख को इस तरह पता चला, जी बिल्कुल। तो फिर वो अपना क्लेम करेगा कि मेरा फर्स्ट टाइम मुझे कहा था एक्शन में लिखते बनाया दावा पहली दफा, तो वहां लिखेगा इस तारीख को जिससे मुझे पता चला। अब वो लिमिटेशन वहां से काउंट शुरू होगी, लेकिन हर केस में नहीं। मतलब शिफा है, जी शिफे के मुताबिक वो कहते हैं कि लिमिटेशन 4 महीने है, चाहे वो 120 दिन नहीं, ठीक है। 4 महीने। अगर फरवरी का महीना 28 का है तो वो 1 महीना गिना जाएगा, और अगर जनवरी का महीना 31 दिन का है तो वो 1 महीना गिना जाएगा। सही। वो कहते हैं 4 महीने लिमिटेशन है। तो उस पे अगर कोई कहे ना कि अब मुझे टाइम थोड़ा सा दे दो, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये बात मतलब बात। जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, जी उसमें एक सेक्शन 5 है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। अगर हमारा कोई हम लेट हो गए हैं कोई किसी वजह से, तो अगर हम मकबूल वजह बता दें कि जनाब इस वजह से मेरी डिले हुई है तो डिले कंडोन हो सकती है, तो जहां कोई कानून इट सेल्फ प्रोवाइड कर दे कि लिमिटेशन ये है, वहां लॉ ऑफ लिमिटेशन की सेक्शन 5 जो है ना उसकी एप्लीकेशन नहीं होती। मसलन ये है कि जैसे मैंने शिफे की बात की, जी ये लिमिटेशन जो है ना, ये लिमिटेशन एक्ट में नहीं है। ये जो लॉ ऑफ प्रियम्पशन है ना, शिफे का कानून है, ये उसमें लिमिटेशन दी गई है। हमने निगरानी फाइल करनी है, सिविल निगरानी हम दायर करते हैं, सिविल विजन, तो उसके लिए उन्होंने जो लिमिटेशन है वो प्रोवाइड कर दिया है सेक्शन 115 में कि ये विद इन 90 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन। अब उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन की अगर हम लेट हो गया ना, तो हम निगरानी के लिए हम लॉ ऑफ लिमिटेशन की सेक्शन 5 की मदद नहीं ले सकते। यानी जहां पे अगर लॉ जो है ना वो इट सेल्फ प्रोवाइड कर देना, बस हम जाते हैं एप्लीकेशन लेके जाते हैं, अंडर ऑर्डर 729 चले जाते हैं या अंडर ऑर्डर 913 चले जाते हैं जगतरफा डिग्री के खिलाफ, तो वहां लॉ इट सेल्फ प्रोवाइड करता है वहां कि बेनिफिट ऑफ सेक्शन 5 इज अवेलेबल। अगर स्टैट्यूट में प्रोवाइड कर दिया जाए
कि आप सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का तुमसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर वो लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन है तो फिर आपको सेक्शन 5 जो है उसका सहारा आप ले सकते हैं। और कोई बात? ये जवाब और जवाब ही होता है, जवाब और जवाब होता है जी हाँ, इसको रेप्लिकेशन भी कहते हैं, रिजाइडर भी कहते हैं। रेट का दिया जाए तो रिजाइडर होता है, असल ऐसे ही। जी सर। अगर हाईकोर्ट में रेट हो तो उसका रिजाइडर होता है, और अगर दावे में हो तो एक बात है कि जो है ना जवाब दावा हमारा राइट है। अगर मेरे खिलाफ दावा आ गया है तो मेरा राइट है कि मैं उसका जवाब दूं। रेप्लिकेशन जो है ना बिल्कुल परमिशन ऑफ कोर्ट आती है, और वो जो जवाब आता है ना उसका जवाब प्लेटिव देता है, जवाब होता है। एक नया फैक्ट आ गया तो वो प्लेंटिफ को दिया जाता है कि वो रेप्लिकेशन दे दे, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब। सर